नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तैयारी तक यूट्यूब चैनल पे। जुड़ा हूँ आपके साथ एक और उपयोगी सेशन को लेकर। और इस वीडियो में देखेंगे अपन 1000 जीके क्वेश्चंस, वो भी 1000 महत्वपूर्ण वेस्टर्निस्ट प्रश्न व्याख्या सहित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। बौद्ध संगीतियों का के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। तो देखो, राजगृह, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली, राजगृह, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, वैशाली, या ये इसमें तो है ही नहीं क्योंकि 4 बौद्ध संगीतें हुई थी। तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना, देखना कि देखो RVPK के हिसाब से ध्यान रखना। RVPK यानी पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो पहले क्वेश्चन को तो अपन देख लेते हैं, जिसमें राजगृह कौन से में पहले, तो इसमें तो नहीं है, और ये 3 है तो इसमें ये नहीं होगा। राजगृह के बाद में वैशाली, तो ये भी नहीं होगा। राजगृह के बाद में बिल्कुल वैशाली है, वैशाली के बाद में क्या है, हालांकि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें सारा सा मैच नहीं कर रहा। ये हो जाएगा अपना जो चौथा है, तो वो कैसे होगा, RVPK, RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें देखो कुंडलवन पहले आ रहा है, तो ये नहीं होगा। राजगृह, वैशाली, तो वैशाली इसमें है, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कुंडलवन वाला ध्यान रखना आप। तो ये तो आपको ऐसे ध्यान रखना। फिर आपसे अगर पूछे कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्षों के बारे में अगर पूछे आपसे, तो वही इसके नीचे लिख देना आप, MSTV, RVPK, MSTV। यानी पहली का जो था वो था महाकश्यप, फिर दूसरी का सभाकर्मी, तीसरी का था तिस, और चौथी का था वसुमित्र। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि शासनकाल, तो आप एक के हिसाब से ध्यान रखना। अज्ञात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ऐसे इस हिसाब से आप सेट कर लेना। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्वी को, और उसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। फिर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 100 साल बाद में, 383 ईसा पूर्वी को, और तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्वी को, और चौथी हुई थी वो हुई थी ईसा पूर्वी की प्रथम शताब्दी में थे। इस हिसाब से ध्यान रखना। तो ये चारों बहुत संगीतियाँ हो गई, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में देखने के बाद तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे, कौन सा है, तो आपको बताना है। तो गुजरा व मास की शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा, तक्षशिला एवं लघमान, या शहर कुना कंधार। तो इसमें अशोक के द्विभाषी अभिलेख है, वो है शहर कुना कंधार का। तो इसकी चलो व्याख्या देख लेते हैं अपन। देखो, शहर कुना जो अभिलेख है कौन सी भाषा में था, 2 भाषाओं में था। वो था अरमाइक और ग्रीक भाषा में। तो अब आपसे अगर भविष्य में क्वेश्चन पूछे कि शहर कुना अभिलेख है वो किन किन भाषाओं में था, अशोक का अभिलेख है ये 2 भाषाओं में था, अरमाइक और ग्रीक भाषा में। फिर है गुर्जरा व मास्की, यह अभिलेख है, ये और शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये खरोष्टी लिपि में है, और तक्षशिला और लघमान ये अरमाइक लिपि में। अगर आपसे पूछे कि मास की अभिलेख कौन सी भाषा में, खरोष्टी लिपि में है, और तक्षशिला व लघमान तो ये अरमाइक लिपि में है। लेकिन जो शहर कुना अभिलेख है ये 2 भाषा में, अरमाइक और ग्रीक भाषा में। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है। बताओ भाई, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या सिकंदर लोदी को। तो देखो, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श या लखता, इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, तो ये भाई गुलाब वंश का संस्थापक था, और दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक यही था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अगर शासन किया तो वो गुलामों ने किया था। और कितने वंशों ने शासन किया, 5 ने। किस हिसाब से, GK TSL के हिसाब से ध्यान रखना। यानी सबसे पहले गुलामों ने किया, गुलाम वंश के बाद में खिलजी ने, और उसके बाद तुगलक ने, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद में लोधी में। तो ये 5 वंश आपको पढ़ने होते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक था, और गुलाम वंश ने शासन किया था 1206 से लेकर 1290 में। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना है। फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, और ये रहा था 1206 से लेकर 1210 तक।
1206 ले और 10 तक, इस हिसाब से ये ध्यान रखना। और इसका राज्याभिषेक वहां हुआ, तो इसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 को दिल्ली लाहौर में होता, सॉरी लाहौर में, और राजधानी भी लाहौर ही थी। अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी, बिल्कुल लाहौर थी, पहला वंश गुलाम वंश। और ये किसकी राजधानी थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। फिर आपसे अगर पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या किया, पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया अजमेर में। और इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, जिसको पूरा तो उसके इसका जमाई था यानी दामाद था इल्तुतमिश, उसने किया था कुतुब मीनार के निर्माण को। लेकिन नींव किसने डाली, तो वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर इसने क्या किया, 1206 में तो ये इसका राज्याभिषेक हुआ या गद्दी पर बैठ गया। लेकिन 2 साल बाद यानी 1208 में इसने गयासुद्दीन मोहम्मद से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, तो ये भी ध्यान रखना। अब एक व्यक्ति है मिनाज सिराज, जिसने तबकात नासिरी लिखी थी, मिनहाज उज सिराज, मिनाज उस सिराज, आप तो इसे ध्यान रखना, मिनाज सिराज। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हत्तीमाई कहा था, तो ये भी उपाधि थी। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि किस शासक को हत्तीमाई कहा जाता है, या हत्तीमाई किस शासक को कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसने कहा था, तो वो कहा था मिनाज उज सिराज ने। और मिनाज सिराज ने क्या लिखा था, तबकात नासिरी लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। ये पूछा जाता है तबकात नासिरी किसने लिखी, तो मिनाज सिराज ने लिखी थी। और इसकी मृत्यु हुई थी फिर वही 1210 में, लाहौर में हुई थी। घोड़े पर चौगान खेल रहा था और वहां घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना। फिर देखो और आपसे क्या पूछा जा सकता है। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, और ऐबक के बाद में कौन बैठता है, तो आप ध्यान रखना आराम शाह। आराम शाह बैठता है और वो 8 महीने तक गद्दी पर बैठा रहता है। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आ जाता है। तो इल्तुतमिश कब आता है, 1211 से लेकर 1236 तक कौन रहेगा, वो रहेगा इल्तुतमिश। इसके बाद में फिर रुकनुद्दीन है, रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठ जाती है, और वो भी 4 साल तक शासन में रहती है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो इल्तुतमिश कौन था भाई, तो इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका गुलाम था और जमाई भी था, तो ये भी ध्यान रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, वो था इल्तुतमिश। इसी कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर इसने क्या किया, तो गुलाम वंश की राजधानी या दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। अब इल्तुतमिश क्या करता है, इस राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर देता है। तो ये भी ध्यान रखना कि गुलाम वंश की राजधानी या दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली कौन लेके आया, तो इल्तुतमिश लेके आया था, तो ये ध्यान रखना। दूसरी राजधानी पूछे आपसे दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की, तो वो थी दिल्ली। कौन लेके आया, तो ये लेके आया। इसने क्या काम किया, इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था और एकता पर्दा शुरू करी थी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एकता पर्दा किसने शुरू की, तो इल्तुतमिश ने की। ई फॉर इक्ता, ई फॉर इल्तुतमिश, ये ध्यान रखना। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी यही था, इसे माना जाता है। इसने क्या कर दिया, एक तुर्कान ए चियलगानी का गठन किया था। तुर्कान तुर्कान ए चियलगानी, जिसे दास चालीसा भी, देखो दास चालीसा आपने सुना होगा, दास चालीसा यानी 40 गुलामों के सरदारों का संगठन था ये दास चालीसा। इसका गठन किसने किया, इल्तुतमिश से, ये पूछा जाता है, तो इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना। फिर इल्तुतमिश के बाद में इनका क्रम जरूर ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर देखो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था। पहला कौन था, तो देखो जीटी एमटी एफटी के हिसाब से ध्यान रखना, जीटी एमटी एफटी और एनएमटी, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये अंतिम शासक है। तो पहला कौन है तुगलक वंश का, तो गयासुद्दीन तुगलक। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें यह ध्यान रखना आपको, यह 1320 से 25 तक तो गद्दी पर रहता ही है, तुगलक वंश का संस्थापक है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसने कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था। कुओं व नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक वो गयासुद्दीन तुगलक था। अगर पूछे कि सर्वाधिक संख्या में कुओं व नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरी चीज, गयासुद्दीन तुगलक ने 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो भी रोमन शैली में। और आपसे पूछे कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की, तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी, वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने।
फिर है मोहम्मद तुगलक। तो ये ध्यान रखना कि ये पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने के लिए आया था, और क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे। और इसे सोपनशील, रक्त पिपासु, विरोधों का मिश्रण ये भी कहा जाता है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसने क्या कर दिया, राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले शिफ्ट कर दी, और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब राजधानी देखो, अब अपन ने राजधानी 3 पढ़ ली है, लाहौर, दिल्ली और देवगिरी। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, लाहौर तो किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली किसने बनाई? तो इल्तुतमिश ने। और देवगिरी या दौलताबाद किसने बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, तो ये पूछे जाते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक से और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पूछा जाएगा एक तो टोकन मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई। और इसी के शासन काल में 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, और इब्न बतूता मोरक्को का था, ये भी ध्यान रखना। फिर है 1336, ये 2 डेट ये भी ध्यान रखना। 1333 में तो इब्न बतूता भारत आया था, और 1342 में इसको चीन का राजदूत बनाकर भेज दिया। लेकिन ये दोनों डेट 1333 और 1336 ये ध्यान रखना। 36 में हरिहर बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और राजधानी शिफ्ट की हम्पी। तो ये ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई थी। इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी अपन आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ी बहुत व्याख्या भी मैंने यहाँ टाइप करी, तो ये भी देख सकते हो आप। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। और ये, हाँ, एक ये भी ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी की, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर बसाया। तो ये भी पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। कथन किसका है भाई? कथन बताना भाई किसका है, ये कथन किसने बोला था? यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। कथन किसका है? तो ये कथन है सिकंदर लोदी का। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। फिर अपन व्याख्या देख लेते थोड़ी। तो देखो, लोधी वंश अपने दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश था। तो इसमें कैसे ध्यान रखेंगे? तो इसमें देखो, बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, और फिर इब्राहिम लोधी। बस ये 3 ही शासक पढ़ने हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का शासन था, वो था 1451 से लेकर 1526 तक, और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। तो ये ध्यान रखना। अब बहलोल लोधी, इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको सबसे ज्यादा, कि लोधी वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन करने वाला शासक। देखो देखो, मैं वापस बता दूं तो एक बार, दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक पूछे तो वो है बहलोल लोधी। अगर आपसे वंश पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश। ये ध्यान रखना, यानी सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश है वह है तुगलक वंश, और सबसे कम शासन करने वाला है दिल्ली सल्तनत पे वह है खिलजी वंश। और सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक पूछे तो है बहलोल लोधी। तो ये तो हो गया बहलोल लोधी। अब सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम था निजाम खान, और इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। इसने बादलगढ़ का किला बनवाया। ये भी पूछा जाता है, बादलगढ़ का किला किसने बनवाया? तो वो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। इसका एक वजीर था मियां मुआ, उसने मोट की मस्जिद भी बनवाई। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है अंतिम, इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी का ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट शासन यही था, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ये ध्यान रखना। अब इसका सामना होता बाबर से। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर के साथ, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि वह एकमात्र शासक, वह यह पहला शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो कौन था? इब्राहिम लोधी। यानी युद्ध भूमि में मारा जाने वाला शासक था वो था इब्राहिम लोधी। और यहीं से फिर मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। तो अपन अगर अगला देखते हैं खिजर खां। तो खिजर खां को आपको पता ही है किस वंश से संबंधित है? तो खिजर खां है, ये सैयद वंश का संस्थापक था। ये
अपने सॉरी तैमूर का सेनापति था, ये भी ध्यान रखना। दो चीज इसमें ध्यान रखना। देखो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां, तैमूर का सेनापति था और इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो खिजर खां ने धारण की थी। तो इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना। फिर चलते हैं अपन अगल। देखो बलबन के बारे में जानते हो, लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की। बाकी चलो आगे। गांधी जी के आंदोलन को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। अब बताओ भाई, चंपारण कब हुआ था, खेड़ा कब हुआ, सविनय अवज्ञा कब हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन। मेरे हिसाब से आप कर भी दोगे। मेरे पीछे जो पेपर सॉल्यूशन करवाया प्रीवियस ईयर के, उसमें क्वेश्चन पूछे गए और मैंने सारा ढंग से डिटेल से वहाँ एनालिसिस किया था। क्योंकि आप जैसे ही अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको 360 डिग्री पे पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपका जीके वीक नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है। अब की बार तरीका थोड़ा अलग है। अब मान लो यहाँ सुमेलित करवाया, आगे भविष्य में अगर क्वेश्चन करेगा इनमें से तो सीधा पूछ लेगा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। तो ये चीजें तो इनके आसपास की चीजें आप पढ़ लिया करो। तो देखो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि देखो 1916 में तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और उसके बाद में फिर अगले साल चंपारण सत्याग्रह कर दिया था बिहार में। और भारत में पहला जन भाषण भी यहीं से दिया था महात्मा गांधी ने। तो देखो 16 में तो हुआ था साबरमती आश्रम और एक साल बाद में चंपारण। तो आप देख लेना कि ए में तो कौन सा आ जाएगा, ए में 3 आ जाएगा। फिर उसके एक साल बाद में क्या किया महात्मा गांधी ने? खेड़ा सत्याग्रह, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से आपने सही सेट कर लिया होगा। देखो चंपारण 1917, खेड़ा 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये हो गया। देखो 16 का फिर बता दूं मैं आपको, 16 में और क्या क्या हुआ था। तो 16 में तो होम रूल आंदोलन हुआ, यानी होम रूल लीग की स्थापना भी हुई थी, ये भी ध्यान रखना। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में ही। किस किस के मध्य हुआ? तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। फिर है 19, 17 और 18 आपको मिली है। 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा। 19 में क्या हुआ था? तो 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 19 में ही रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे बिना वकील का, बिना दलील का कानून, काला कानून भी कहा जाता है। तो और इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। तो इस हिसाब से आप कुछ सेट हो गया होगा माइंड में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था भाई? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या जहीरुद्दीन बाबर। जल्दी से बताना है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। और मेरे हिसाब से ये तो बता ही दोगे आप लोग, क्योंकि मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी और निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो बताना भाई, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलियाड या नेग्रिटो। तो इसमें हो जाएगा नेग्रिटो शामिल नहीं थी। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें कभी भी आपको ऐसे भयभीत नहीं होना कि कैसे लेवल के क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेवल इजी आ रहा है तो उसके आसपास के पढ़ो, हार्ड आ रहा है तो भी उसको पढ़ना है, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन पे आपकी कमांड होगी तो स्कोर अपने आप ही गेन हो जाएगा। तो स्कोर ज्यादा से ज्यादा लेके आना है बस। फिर अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लो आप एक बार, क्योंकि नेग्रिटो क्या था? तो ये पुनर्पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु काल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले, यानी घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले थे अपन को? तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे सुरकोटड़ा से। घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे सुरकोटड़ा से। व्याख्या है थोड़ी सी देख लो। सिंधु सभ्यता में घोड़े के, यानी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे सुरकोटड़ा से। और सुरकोटड़ा की खोज की थी जगपति जोशी ने, वो की थी 1964 में। और कोट दीजी से बाणगढ़, यानी बाण के आगे वाला नुकीला हिस्सा, वो कोट दीजी से प्राप्त हुआ। और लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। अगर बंदरगाह की जगह पतन आ जाए तो ये भी ध्यान रखना, पतन बंदरगाह को ही कहा जाता है। तो ये लोथल
लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों का सुमेलित कीजिए। तो जन्म, पहला है जन्म। अब जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक है कमल। ये ध्यान रखना, जन्म का प्रतीक है कमल, और ग्रह त्याग का प्रतीक है वो है घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक आपको पता ही है, बताओ कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे, सारा बताया हुआ मेरा ये। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, यानी सारे इसी हिसाब से सेट है। तो आपको इस हिसाब से कर देना 1 2 3 और 4। तो अपन देख लेंगे नीचे 1 2 3 4 कहाँ है। तो ए ऑप्शन इसका, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा इनमें सही है। तो जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इसमें बताना आपको कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। और जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, ये संस्कृत में लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया हुआ है। दिल्ली पुलिस का जो पेपर सॉल्यूशन किया था अपन, वहां भी मैंने अच्छे से बताया था कि गुप्त वंश में आपको कैसे ध्यान रखना है, एस सी और KSV, इस हिसाब से श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त, ऐसे ऐसे मैंने बताया आप लोगों को। फिर मैंने ये भी बताया था कि ऊपर वाले 2 को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दो, और बाकी इन सब तीनों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो अब आपको बताना है क्या क्या हुआ था। तो देखो, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। और फिर है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इसे क्या माना जाता है? तो इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी ने ही अपना एक अलग से संवत चलाया था, गुप्त संवत। तो ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने ही महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर है समुद्रगुप्त। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। देखो, पहले वाला संस्थापक, दूसरा वास्तविक संस्थापक, और गुप्त संवत चलाया, और क्या किया? महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तीसरे नंबर वाले समुद्रगुप्त, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। तो ये हो गए। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य या विक्रमांक की उपाधि धारण की, और इन्होंने नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, उनसे विवाह किया, और इन दोनों की एक बेटी हुई थी प्रभावती, और जिसका विवाह किया था वाकाटक वंश के रुद्रसेन सेकंड के साथ। ये भी ध्यान रखना। तो इस हिसाब से अपन ने देख लिया। बाकी जब अपन डिटेल चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मेरा उद्देश्य यही है, मैं आपको काफी चीजें तो जल्दी से करवाऊं। सती प्रथा का सर्वप्रथम कालंकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो वह एरण में मिला है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। और सती प्रथा के प्रचलन का यह पहला अभिलेखीय प्रमाण है जो एरण से प्राप्त हुआ था। तो किस कौन सी सती हुई थी, कैसा हुआ था, ये सारी चीज मैंने यहाँ लिख दी है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो 1210 में मृत्यु हुई के पश्चात उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना, तो बताओ भाई कौन बना था। और ये चीजें मैंने आपको बताई भी, आगे बताना था, यहाँ से आंसर जरूर करना कि कौन बना था। तो देखो, आराम शाह ही बना था, बिल्कुल मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आया था, और 8 महीने ये गद्दी पर बैठा रहा। उसके बाद में इसका जीजा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो शासक बनता है, और इल्तुतमिश शासक बनता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। इस हिसाब से मैंने पीछे चर्चा कर ली, तो इसको अपन ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। तो आंसर हो जाएगा आराम सा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था? बताना है कि किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था। तो ये था राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि के पास था। अगला क्वेश्चन है, अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? अब बताओ, देखो
अपनी किस विजय के स्मरण में स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया? बंगाल, कश्मीर, गुजरात व मालवा। तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। फिर है शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरे नौबत क्या था भाई? बताओ, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरे नौबत क्या था? पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क, पैदल सेना अधिकारी, ग्राम मुखिया या राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक। तो ये बताना आपको। तो इस सरे नौबत होता था, वो होता था पैदल सेना का अधिकारी। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो, जब तक व्याख्या देख लो एक बार। पागा क्या होता था? पागा होता था राजकीय घुड़सवार, और सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक होते थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। और पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो यह भी ध्यान रखना। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। दूसरा है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा ग्रंथ का है। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें देखो दोनों सही है, एक और दो दोनों ही सही है। यानी जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं, और नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इसमें दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिकाओं में सिद्ध होती है? कालीबंगा, खोटा, आलमगीरपुर या चनोदड़ो। तो यह हो जाती है कालीबंगा। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिकाओं से सिद्ध होते हैं। और कालीबंगा की खोज, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, खोज कब किसने की थी? तो 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। और सुरकोटड़ा के नगरगड्डी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित होती है। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे था। तो यह भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो बताना है इसमें, वासवदत्ता, वृद्ध कथा, गाथा सप्तशती या मुद्रा राक्षस। बताना है कि निम्न में से किसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो वह दी गई है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा था। तो चलो व्याख्या देख लेते हैं अपन। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की कथा विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में दी गई है। व्रत कथा के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र। ये ध्यान रखना, व्रत कथा के लेखक थे क्षेमेंद्र। और वासवदत्ता के लेखक थे, वो थे गुप्तकालीन प्रसिद्ध पद्यकार सुबुंदु। तो वासवदत्ता के ध्यान रखना सुबुंदु, व्रत कथा के क्षेमेंद्र, और गाथा सप्तशती के लेखक है वह है सातवां शासक हाल। तो इस हिसाब से ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? बताओ, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं अपन। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक तथा गांधी जी को बोस ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने तो राष्ट्र नायक कहा, और महात्मा गांधी जी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। तो ये तीन लोग थे कहने वाले सुभाष चंद्र बोस को, राष्ट्र नायक, देशभक्तों का देशभक्त, और भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। तो ये आपको तीनों ध्यान रखने। फिर है, दीवाने मुश्तखराज किससे संबंधित था? दीवाने मुश्तखराज किससे संबंधित था? भू राजस्व विभाग से, मनोरंजन विभाग से, अर्थ विभाग से या कर विभाग से? तो आपको आंसर देना है कि दीवाने मुश्तखराज किससे संबंधित था। तो ये था भू राजस्व से संबंधित। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये शुरू किसने किया था? देखो, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुश्तखराज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग को सृजन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो देखो, टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था वो थी जब्ती से संबंधित। तो टोडरमल का नाम आए और भू राजस्व व्यवस्था पूछे तो जब्ती आपको बिना देखे कर देना। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कपाट। सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ऑल इंडिया एसोसिएशन? तो ये सुरक्षा कपाट सिद्धांत है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं इसमें। ठीक है, किसने शुरू किया? तो देखो, वो ह्यूम था जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। बंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1909 में, 1893 में, 1919 में या 1935 में? तो देखो, सांप्रदायिक जो चुनाव की प्रक्रिया है वो हुई थी 1909 में। इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोला जाता है, तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना। फिर व्याख्या देख लेते हैं। 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। तो ये ध्यान रखना, किसका मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसका? तो गंगा एवं यमुना नदियों का। फिर है, जैन मत में संधारा क्या होता है? संधारा या संथारा? जो संथारा, इस हिसाब से ध्यान रखना, संथारा। जैन मत में संथारा सा क्या तात्पर्य है? तो संथारा होता क्या है? तो ये होता है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। संथारा क्या होता है? तो ये होता है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान होता है।